नमस्कार दोस्तों, स्टडी वेब्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, स्टडी वेब्स क्लासेस में मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये क्लास मध्यकालीन भारत का है और ये मध्यकालीन भारत का 5वां वीडियो है। इससे पहले हमने 4 वीडियो में मध्यकालीन भारत के दिल्ली सल्तनत के पहले की चीज़ों को देखा था। ये वीडियो विशेष रूप से बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, एनटीपीसी, एसएससी, बिहार पुलिस और सभी अन्य परीक्षाएं जो आगामी समय में होने वाले हैं उन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक बुक नहीं 3 बुक को कवर किया जा रहा है। पहला तो एनसीईआरटी हो गया, दूसरा दृष्टि आईएएस का बुक है और तीसरा लुसेंट ऑब्जेक्टिव को भी पूरा कराया जा रहा है। ये जो सीरीज है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसमें पहले जाकर उन चारों वीडियो को देख लें ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आ सके। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको इस तरह के और भी हेल्पफुल वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन दिल्ली सल्तनत का है और दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश था गुलाम वंश, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले का वीडियो में सारा इसके पहले का मध्यकालीन भारत आपको बताया गया है, आप उन्हें देख लें पहले, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आपको इस सीरीज़, ये पूरा का पूरा सीरीज़ फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे, जो अपना चैनल है स्टडी वेब्स क्लासेस, उस पर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत। दोस्तों, आप सब इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि पूरा समझ में आ सके। देखिए, हमने इसमें पहले तो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश को पहले पढ़ा है और इसके बाद उससे जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव को भी किया है। जो ऑब्जेक्टिव लुसेंट जो ऑब्जेक्टिव बुक है उससे लिया गया है और इस वीडियो में थोड़ा सा ही ऑब्जेक्टिव को कराया गया है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए, और इसके बाद के वीडियो में आपको सारा ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत। देखिए, दिल्ली सल्तनत जो था 1206 ईस्वी से लेकर के 1206 से 1526 ईस्वी तक भारत पे शासन करता है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक हुआ वो पहला वंश जो जिसको ममलूक वंश भी बोला जाता है या गुलाम वंश बोला जाता है, तो उसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो ये था गौरी का गुलाम। ये था गौरी, मोहम्मद गौरी जो था उसका गुलाम था। और मोहम्मद गौरी कौन था? तो वह तुर्क आक्रमणकारी था, तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी था। ठीक है, तो उसने मोहम्मद गौरी ने जब भारत से वापस जाने लगा तो यहाँ के जीते हुए क्षेत्रों को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर वापस गया। और उसकी मृत्यु कब हो गई थी? तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1205 ईस्वी में हो गई थी। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को ये अपना साम्राज्य सौंप कर वापस जाने लगता है, उसी क्रम में उसकी मृत्यु होती है। तो ऐबक जो था उसने गुलाम वंश की नींव रखी। इसको ममलूक वंश भी बोला जाता है। देखिए, गुलाम वंश और ममलूक वंश दोनों के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार इसको ममलूक वंश बोलते हैं और कुछ लोग गुलाम वंश बोलते हैं, लेकिन सटीक ज़्यादा ममलूक वंश ही है। ऐसे प्रचलित नाम गुलाम वंश हो गया है, लेकिन सटीक ममलूक वंश होता है। इसका मतलब ये है, दास या गुलाम का मतलब होता है जन्मजात दास। ठीक है, और ममलूक का मतलब होता है वैसा दास जिसके माता पिता स्वतंत्र हों, यानी कि स्वतंत्र माता पिता के संतान जो दास बनेगा उसको हम लोग ममलूक बोलते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो जन्मजात दास नहीं था, इसके माता पिता कोई दास नहीं थे, तो इसलिए इसको ममलूक वंश का ज़्यादा बोलना तहजीब दिया जाता है। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी अपना लाहौर को बनाया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ से शासन करेगा? तो लाहौर से शासन करेगा। और लाहौर अभी कहाँ पड़ता है? तो लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है।
पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन उस टाइम आज़ादी से पहले अगर आप देखें तो आज़ादी के समय में उसका विभाजन हो गया था, तो वो अलग राष्ट्र बन गया। लेकिन पाकिस्तान जो था वो भारत का हिस्सा था, तो वो लाहौर से शासन करता था। देखिए, मोहम्मद गौरी के का गुलाम सिर्फ यही नहीं था, कुतुबुद्दीन ऐबक ही नहीं था, उसका दो और गुलाम थे। एक तो गुलाम का नाम था यलदोजा और दूसरा का नाम था कुवाचा, और ये दोनों गुलाम बहुत शक्तिशाली थे, कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह ही। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसा कूटनीतिज्ञ, सफल कूटनीतिज्ञ था, जिसने इन दोनों को वैवाहिक नीति के द्वारा चित कर दिया। इसने इन दोनों को क्या किया कि यलदोजा की पुत्री से उसने खुद विवाह कर लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यलदोजा की पुत्री से खुद विवाह कर लिया, और इसने कुवाचा को अपनी बहन से विवाह करवा दिया। ठीक है, कुवाचा से अपनी बहन का विवाह करवा दिया, और यलदोजा की पुत्री से खुद विवाह कर लिया। इसके बाद देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अभी हम लोग पूरा जान लेते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उपाधि धारण की थी। उपाधि किसकी धारण की थी? तो उसने मलिक की धारण की थी उपाधि, सिपह सलार की उपाधि धारण की थी, और लाख बख्श की उपाधि धारण की थी। लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला, ये उदार व्यक्ति था, इसलिए इसको लाख बख्श भी कहा जाता था। देखिए, इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। मृत्यु इसकी 1210 ईस्वी में होती है। और कैसे होती है? तो चौगान खेलते समय, चौगान जिसको पोलो भी बोलते हैं, एक खेल होता है, तो इसको खेलते समय घोड़ा से गिर जाता है, जिसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। निर्माण कार्य में अगर देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो महरौली दिल्ली में है, उसका निर्माण करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा, एक मस्जिद ही है ये भी, और ये अजमेर में है, इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और कुतुब मीनार का नींव जो था वो रखा था, यानी कि कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को प्रारंभ करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव क्यों रखी थी? तो ये सूफी संत थे एक, बख्तियार काकी, और ये भी चिश्ती परंपरा के थे, बख्तियार काकी। तो उन्हीं की स्मृति में इसने कुतुब मीनार का नींव रखा था। ठीक है, अगर ऐबक का व्यक्तित्व देखे तो ये कैसा था? योग्य सेनापति था, साहसी था, और प्रभावशाली व्यक्ति था। प्रभावशाली व्यक्ति इसलिए कह सकते हैं हम, क्योंकि ये एक गुलाम था, ये एक मामूली सा एक गुलाम था, या जिसको कह ले सेना था, सेना का एक अधिकारी भी नहीं कह लीजिए, उसके नीचे का एक आदमी था, और जो अपनी योग्यता के आधार पर और कुशल कूटनीतिज्ञ के आधार पर ये एक राजा बना। ठीक है, तो इसलिए एक प्रभावशाली व्यक्ति था। इसके बाद होता क्या है कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है, तो उसका पुत्र होता है, ऐबक का पुत्र। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मत है कि वो ऐबक का पुत्र नहीं था, कुछ कहते हैं कि उसका पुत्र था। तो वो अल्प समय तक, यानी कि 8 माह तक सिर्फ वह शासन करता है। 1210 से 1211 के बीच में ये शासन कर पाता है। तो इस लाहौर के सरदारों ने गद्दी पर बैठाया था इसको, विद्रोह के डर से। ऐसा लगा कि जनता जो है विद्रोह कर देगी, इसलिए लाहौर के जो सरदार थे उन लोग ने आराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। यह एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ आराम शाह। तो दिल्ली के लोगों ने इसको शासक मानने से ही इनकार कर दिया। आराम शाह जब, देखिए, ये ज़्यादा आराम करेगा तो ये योग्य होगा नहीं, तो ये अयोग्य शासक था, इसलिए दिल्ली के जो अमीर थे वे लोग आराम शाह को शासक मानने से इनकार कर दिए। इसके बाद क्या होता है कि इल्तुतमिश को आमंत्रित किया जाता है शासन करने के लिए, क्योंकि शासन अच्छा से आराम शाह के द्वारा हो नहीं पाता है। तो इल्तुतमिश को आमंत्रित किया जाता है कि आप दिल्ली आइए। दिल्ली के अमीर लोग इसको बुलाते हैं कि आप दिल्ली आइए और दिल्ली पे राज करिए, शासन करिए। तो वो दिल्ली आने के क्रम में जड़ नामक स्थान पर इल्तुतमिश से पराजित होता है। कौन? आराम शाह। तो आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच युद्ध होती है जड़ नामक स्थान पर, और उसमें इल्तुतमिश विजयी होता है। तो इसके बाद 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश गद्दी पे बैठेगा और 1236 ईस्वी तक शासन करेगा।
इल्तुतमिश, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अगर कोई शासक हुआ तो वह इल्तुतमिश हुआ। आराम शाह का अल्पकाल रहा, लेकिन ये इसके बाद इल्तुतमिश आया। ये देखिए, ये भी क्या था, तो ये ऐबक का दामाद था, ऐबक का गुलाम था और उसको बाद में दामाद बना लिया गया था इसके, ऐबक के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। जब ऐबक की मृत्यु हुई थी उस टाइम यह बंदायूं का गवर्नर था, ठीक है। और इल्तुतमिश एक इल्बरी तुर्क है, ठीक है। इल्बरी तुर्क एक जाति होती है उच्च कोटि के। तो कुछ इतिहासकारों का ये भी मत होता है कि गुलाम वंश जो है उसको ममलूक वंश नहीं बोलकर इल्बरी वंश बोल सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ इतिहासकार ये बोलते हैं कि इल्बरी वंश इसको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी, और कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं एक इल्बरी तुर्क नहीं था। इल्बरी तुर्क कौन था, तो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश एक इल्बरी तुर्क था। तो ये याद रख लीजिए आप लोग कि ऐबक का दामाद था और बंदायूं का गवर्नर था। जब ऐबक मृत्यु हुआ था उस टाइम ये बंदायूं का गवर्नर था। ये क्वेश्चन तो बहुत टाइम पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। इसने क्या किया कि राजधानी को, पहले तो राजधानी कहाँ था, लाहौर था। आराम शाह और उससे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, दोनों लोग अपना राजधानी लाहौर को बनाए हुए थे और वहीं से शासन कर रहे थे। लेकिन इल्तुतमिश जब आया तो इसने क्या किया कि राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर लिया, यानी कि अब ये दिल्ली से शासन करने लगा। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बोला जाता है कि दिल्ली के अमीरों का इसने दमन किया। और क्या किया कि यल्दोजा और कुवाचा जो थे, जो गौरी के गुलाम थे, तो उसको, इन दोनों को इसने दमन किया। इन दोनों को कार्रवाई के षड्यंत्र के द्वारा इन लोगों को दमन कर दिया। 1215 इसमें यल्दोजा को और उसके बाद कुवाचा को इसने दमन कर दिया, दोनों का खात्मा कर दिया, ठीक है। और क्या किया इसने, इसका महत्वपूर्ण कार्य इल्तुतमिश का देखें तो 1225 ईस्वी में बंगाल के विद्रोहियों का दमन किया। और बंगाल के विद्रोहियों का नेता कौन था, तो वो था आजम खिलजी। तो आजम खिलजी को का सफाया किया 1225 ईस्वी में। इसके बाद इल्तुतमिश क्या करता है कि 40 अमीरों का एक दल बनाता है जिसका नाम तुर्क ए चिहलगानी बताया गया है, ठीक है। और इसको ख़त्म कौन करेगा, इसका गठन तुर्क ए चिहलगानी का 40 अमीरों का दल बनाया इल्तुतमिश। लेकिन इसको ख़त्म आगे चलकर गुलाम वंश का ही एक शासक है बलवन, वो इस गिरोह को, वो इस दल को ख़त्म करेगा। तो आगे हम इसी वीडियो में देख लेंगे कि तुर्क ए चिहलगानी का खात्मा किसने किया, तो बलवन ने किया, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, इसने क्या किया कि बगदाद के खलीफा से सुल्तान की पदवी धारण की। और ये पदवी कब धारण किया था, तो 1229 ईस्वी में। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने प्रथम बार, यह प्रथम दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसने सुल्तान की पदवी धारण की थी, वो भी बगदाद के खलीफा से। तो जब इसको बगदाद के खलीफा से सुल्तान की पदवी मिल गई, इसका मतलब है ये कि असल में, रियल में ये मुस्लिम साम्राज्य का सुल्तान बन गया, मुस्लिम साम्राज्य का राजा बना, क्योंकि धर्मगुरु से इसको मान्यता मिला। इल्तुतमिश का अगर व्यक्तित्व देखें तो योग्य प्रशासक था, क्योंकि हमने देखा इसके पहले यल्दोजा और कुवाचा को इसने दमन किया, बंगाल के विद्रोहियों का दमन किया, यानी कि ये बहुत प्रभावशाली व्यक्ति रहा, ठीक है। इसके दरबार में, इल्तुतमिश के दरबार में मिन्हाज उस सिराज के जो थे एक इतिहासकार, वो रहते थे। और इनकी रचना क्या है, तो किताब तबकाते नासरी। ये क्वेश्चन भी आता है कि तबकाते नासरी के लेखक कौन है, तो मिन्हाज उस सिराज हैं, और एक किसके दरबार में रहते हैं, तो इल्तुतमिश के दरबार में रहते हैं। उत्तराधिकारी में इसका एक पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज। तो इसकी जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उत्तराधिकारी रुकनुद्दीन फिरोज बनता है 1236 ईस्वी में, ठीक है। इल्तुतमिश का 1211 से लेकर 36 तक शासनकाल चलता है। तो ये 36 ईस्वी में, 1236 में रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठता है। लेकिन ये एक क्या था, बहुत ज़्यादा निरंकुश शासक था। और दूसरी बात है कि ये बहुत विलासी प्रवृत्ति का था रुकनुद्दीन फिरोज। और इसके शासन काल में इसकी माँ जो थी शाह तुर्कानी, माँ का नाम था शाह तुर्कानी, वो छाई रही। और शाह तुर्कानी कौन थी, तो एक तुर्क दासी थी और ये बहुत क्रूर थी, ठीक है।
तो इल्तुतमिश ने क्या किया था कि मृत्यु के पहले ही अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। लेकिन किया क्या गया, इसकी माँ जो थी शाह तुर्कानी ने रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठा दिया अमीरों का सहारा लेकर। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि इल्तुतमिश की जो पुत्री होती है रजिया सुल्तान, तो रजिया सुल्तान क्या करती है कि जनता में लाल वस्त्र पहनकर न्याय मांगती है। तो जनता क्या करती है कि रुकनुद्दीन फिरोज को बंदी बना लेती है और रजिया को शासिका बनाया जाता है जनता के द्वारा। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि क्वेश्चन ये आता है कि दिल्ली सल्तनत के उस शासक का नाम बताएं जिसको जनता ने गद्दी पर बैठाया था या शासिका बनाया था। तो वो रजिया सुल्तान थी। ठीक है, रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम महिला शासिका थी। इंडिया की पहली मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान है। इसमें सभी शासक वाले गुण शामिल थे। इसने क्या किया कि पर्दा प्रथा को त्याग दिया। रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा का त्याग किया और काबा, जिसको कोट हम लोग बोलते हैं, कोट और कुलाह यानी कि टोपी, ये दोनों पहनकर जनता के सामने आने लगी और राज दरबार में आने लगी। बिना नकाब पहने ये राज दरबार में आने लगी। इसके बाद रजिया सुल्तान ने क्या किया कि जलालुद्दीन याकूत जो था उसको अमीर याखूर नियुक्त किया, यानी अश्वशाला का प्रमुख नियुक्त किया। ठीक है, इसने क्या किया रजिया सुल्तान ने कि तरब हिंद जो भटिंडा था उसका इक्तेदार था अल्तुनिया, तो ये क्या किया कि विद्रोह कर दिया। तो इसने रजिया ने विद्रोह से बचने के लिए इससे बाद में विवाह कर लिया अल्तुनिया से। तो रजिया सुल्तान का विवाह किससे हुआ था? तो रजिया सुल्तान का विवाह तो रजिया सुल्तान अल्तुनिया से विवाह कर लेती है। इसके बाद क्या होता है कि जब रजिया अल्तुनिया के साथ विद्रोहियों का दमन करने के लिए दिल्ली से बाहर निकलती है, तो कैथल नामक स्थान पर डाकुओं के द्वारा इसका हत्या कर दिया जाता है। इसके बाद तुर्क अमीरों ने क्या किया कि जलालुद्दीन याकूत, जिसको अमीर याखूर नियुक्त किया था रजिया सुल्तान ने, उसको तुर्क अमीरों ने मार डाला। ठीक है, और उसको मारने के बाद कैथल में तो इसकी हत्या हो चुकी थी रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की। इसके बाद मोइजुद्दीन बहराम शाह को शासक बनाया गया। किसने बनाया? तो तुर्क अमीरों ने बनाया। ठीक है, मोइजुद्दीन बहराम शाह भी ज़्यादा दिन शासन नहीं कर पाता है। ये 1240 ईस्वी में जब रजिया की मृत्यु होती है उसके बाद ये राजगद्दी पर बैठता है, और 1242 ईस्वी में अमीरों ने इसकी हत्या कर दी। अमीर ही मोइजुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बैठाते हैं और इसके बाद उसकी हत्या कर देते हैं। मोइजुद्दीन बहराम शाह का एक महत्वपूर्ण कार्य रहा, वो था नायाब ए मुमलिकात नामक एक पद का सृजन किया था। ठीक है, जिसको बाद में नायाब किसको बनाया जाता है? अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में बलवन को बनाया जाता है। ठीक है, और ये बलवन बहुत ज़्यादा आगे चल कर के इसके बाद जब मोइजुद्दीन बहराम शाह की हत्या की जाती है 1242 ईस्वी में, तो जान लीजिए कि अलाउद्दीन मसूद शाह को शासक बनाया जाता है, और ये भी 1246 ईस्वी तक ही शासन कर पाता है, क्योंकि मोइजुद्दीन बहराम शाह जो है बलवन को, जिसको ये क्या बनाता है, ये अभी जो पद का सृजन किया गया था मोइजुद्दीन बहराम शाह के द्वारा नायब के पद, उसी पर इसको बैठा देता है बलवन को। तो बलवन उस टाइम इतना शक्तिशाली हो गया कि इसने इस अलाउद्दीन मसूद शाह को ही बंदी बनाकर नसरुद्दीन महमूद को शासक बना देता है। तो अब देखेंगे कि 1246 के बाद नसरुद्दीन महमूद शाह शासक बनेगा और ये 1265 ईस्वी तक शासन करेगा। नसरुद्दीन महमूद शाह 1246 ईस्वी से 1265 ईस्वी तक शासन करेगा, और नसरुद्दीन महमूद शाह उलूग खां की उपाधि देता है बलवन को। क्यों? क्योंकि बलवन ने ही नसरुद्दीन महमूद शाह को शासक बनाया था। और नसरुद्दीन महमूद शाह जो था ये एक बहुत शांत प्रवृत्ति का व्यक्ति था और स्वयं कुछ कार्य नहीं करता था। सारे काम के बारे में बलवन से सलाह लेता था
और इसके अलावा ये तुर्क मुसलमानों से भी, जो अमीर मुसलमान थे, उन लोगों से सलाह लेता था। इसके बारे में कहा जाता है कि ये इल्तुतमिश का पौत्र था, ठीक है। और ये दिल्ली का पहला सुल्तान था, ये या एकमात्र सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन व्यतीत करता था। बलवन क्या करता है कि जो जब ये इसको सुल्तान बनाता है नसरुद्दीन महमूद को, इसके बाद बलवन अपनी पुत्री का विवाह इससे कर देता है, ठीक है। इसके समय में बलवन ही वास्तविक शासक होता है, क्योंकि सारा काम यही देखता है और इसी के द्वारा सारा काम करवाया जाता है। इसके बाद बोला जाता है कि नसरुद्दीन महमूद शाह की तारीख़ मुबारक शाही के अनुसार, देखें ये एक पुस्तक है, ठीक है। तो तारीख़ मुबारक शाही में कहा गया है कि इसकी मृत्यु हो जाती है नसरुद्दीन महमूद शाह को, लेकिन अन्य इतिहासकार इससे सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि बलवन ने अपने सुल्तान बनने की इच्छा के कारण इसको जहर देकर मार डालता है नसरुद्दीन महमूद शाह को। तो ये एक विरोधाभास है दो बातों में, कि इसकी मृत्यु हुई या हत्या हुई, ठीक है। तो इसको जान लेना है। इसके बाद बलवन शासन में आता है, 1266 ईस्वी में गद्दी संभालता है और 1286 ईस्वी तक शासन करता है, ठीक है। यह एक इल्बरी तुर्क था, जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि इल्तुतमिश इल्बरी तुर्क था। प्रथम इल्बरी तुर्क जो गुलाम वंश में आया या ममलूक वंश में आया वो इल्तुतमिश था। इसके बाद बलवन आता है, ठीक है। बलवन जो था एक बहुत ज़्यादा क्रूर व्यक्ति होता है। ये क्या करता है कि जिस समय यह गद्दी पर बैठता है उस समय शासन की व्यवस्था बहुत सही नहीं होती है, क्योंकि इल्तुतमिश तक तो शासन ठीक था, लेकिन उसके बाद 5 जो शासक बने वो सारे के सारे उतने योग्य नहीं थे, इसलिए सुल्तान का या राजा का जो पद था वो उतना ज़्यादा प्रतिष्ठित नहीं रहा था। तो ये क्या करता है कि ताज की जो छीन शक्ति होती है और जो प्रतिष्ठा होती है उसमें वृद्धि करता है बलवन। और किस तरह से करता है, तो इसने क्या किया कि इसने दरबार में ईरानी तौर तरीके अपनाता है। इसके बाद जैसे ही यह बलवन राजा बनेगा, ये बलवन आम लोगों से मिलना बंद कर देगा, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि जब आप आम लोगों से, लोग जनता से मिलते रहते हैं तो उन्हें लगता है कि ये अपना ही आदमी है, तो लोग डरना बंद कर देते हैं। इसके दिमाग में ये था, तो ये आम लोगों से मिलना बंद कर देता है। इसके बाद ये क्या करता है कि सिजदा प्रथा का प्रारंभ करता है। सिजदा प्रथा होता है दंडवत देना। जैसे अगर आप राज दरबार में जाएं या आप अभी देखते होंगे किसी मंदिर में लोग दंडवत देते हैं, जैसे पूरा लेट जाना किसी के सामने, या वो ईश्वर के सामने हो या राजा के सामने, तो उसी को सिजदा प्रथा बोलते हैं। और एक होता है सिजदा प्रथा के अंतर्गत ये भी होता है कि आप जब वापस आएँ राज दरबार से तो आपको पीछे की ओर मुड़ कर नहीं आना है, आपको पीछे के बल चल कर आना है। मतलब आपका जो मुंह है, वो चेहरा है, वो सुल्तान की तरफ होना चाहिए। इसके बाद उसने पाबोस प्रथा को चलाया। पाबोस प्रथा का मतलब होता है कदम को चूमना, यानी कि राजा के कदम को चूमना होता था हर अधिकारियों को या हर लोगों को। तो इससे क्या हुआ कि जो सुल्तान या जो राजा की जो स्थिति बहुत गिर गई थी उसमें वृद्धि हुई। लोग अब राजा से डरने लगे, ठीक है। ये बलवन जो था क्रूरता से इसने क्या किया कि 40 दल जो था तुर्क ए चिहलगानी, उसका खात्मा करता है, ठीक है। तुर्क ए चिहलगानी दल का खात्मा करता है। वो कैसे खात्मा करता है, तो 40 लोगों को छोटे छोटे अपराध होने पर भी बहुत अधिक दंडित करता है और इसके बाद इस दल को समाप्त कर देता है। इसके बाद बलवन क्या करता है कि विद्रोहियों का दमन करता है। ये 1279 ईस्वी में बंगाल में जो तुगरिक खा विद्रोही था उस पर काबू पाता है, और उस पर काबू पाने में 2 वर्ष लग जाता है। हालांकि तुगरिक खा चाहता है कि शायद सुल्तान जो है, सुल्तान की सेना दिल्ली वापस चल जाए, लेकिन वो मानती नहीं है। और कुछ बंजारे जनजाति होते हैं जो इसकी जानकारी दे देते हैं कि तुगरिक खा कहाँ पे है, तो इसके बाद उसको जाकर सेना पकड़ लेती है और उसकी हत्या कर देती है। इसके बाद इसने क्या किया कि दिल्ली सल्तनत में उलेमा होते थे। उलेमा वो होते हैं जो शरीयत के नियमों के अनुसार विधि व्यवस्था चलाने में सहायता करते हैं या उसके बारे में सलाह देते हैं। और उलेमा
न्याय व्यवस्था में भी शरीयत को मानने के लिए कहते हैं। और ये शरीयत क्या है? तो शरीयत इस्लामिक कानूनों का एक संग्रह है, एक पुस्तक है, ठीक है। तो उसने क्या किया कि उलेमाओं को रणनीति से पृथक कर दिया, यानी कि जो सुल्तान के कार्य थे वो उसने खुद संभाल लिए, और उलेमाओं को यानी धर्म गुरुओं का यहाँ पे कोई काम नहीं रह गया, उन लोग को हटा दिया, अलग कर दिया। इसके बाद इसने क्या किया, इसने राजत्व के सिद्धांत को माना, यानी कि इसने क्या किया, तो शाही वंशज होने का दावा किया कि मैं राजाओं के वंशज से हूँ। इसके बाद इसने ईरानी तौर तरीक़ों को अपनाया, ईरानी आदर्शों को पालन किया। इसके बाद इसने कहा कि देवीय सिद्धांतों का भी पालन किया। देवीय सिद्धांतों मतलब जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी, इसका मतलब होता है ईश्वर की छाया। इसने कहा कि ईश्वर का ही प्रतिनिधि है, मतलब ईश्वर का ही छाया है सुल्तान, राजा जो है। तो इस तरह से उसने, बलबन ने अपनी प्रतिष्ठा में या सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की। इसके बाद बलबन जो था वो सेना में सुधार किया। गुप्तचर विभाग के अधिकारियों को बरीद कहा जाता था। न्याय व्यवस्था को सुधार किया और इसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। ये बहुत पूछा जाता है कि बलबन ने किस नीति का अनुसरण किया था, तो बलबन ने रक्त और लौह नीति का अनुसरण किया था। इसने न्याय व्यवस्था को भी बहुत ज़्यादा सुदृढ़ कर लिया। लेकिन इसकी मृत्यु हो जाती है, कब होती है? तो मृत्यु होती है 1286 ईस्वी में। मृत्यु इसलिए होती है क्योंकि शहजादा मुहम्मद जो था, इसका पुत्र था, उसको मंगोलों ने अपने युद्ध में बलबन की मृत्यु से पूर्व ही इसको मार डाला था, शहजादा मुहम्मद को। तो इसका जो सदमा होता है उसके पुत्र की हत्या का, ये सह नहीं पाता है और इसकी मृत्यु 1286 ईस्वी में हो जाती है, ठीक है। ये जो बलबन ने जितने भी कार्य किए थे, अपनी स्थिति में जो भी सुधार लाया था सल्तनत काल में, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता है। उसके मृत्यु के 3 वर्ष के अंदर ही उसका स्थापित व्यवस्था और प्रतिष्ठा नष्ट हो जाता है, क्योंकि इसके जो उत्तराधिकारी हैं वो बहुत अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। इसके 2 पुत्र थे, बलबन के पुत्र थे। पहला पुत्र जो है शहजादा मुहम्मद है और दूसरा बुगरा खां है। बुगरा खां का ही एक पुत्र है कैकुवाद, ठीक है। और शहजादा मुहम्मद के जो था कैखुसरो। तो ये क्या करता है बलबन, देखिए बलबन बल वाला आदमी, ऐसे ही आपको नाम से ही पता चल रहा है, हालांकि ये बहुत क्रूर व्यक्ति था। तो ये क्या करता है कि शहजादा मुहम्मद जो उसका पुत्र था, उसके पुत्र को यानी अपने पौत्र कैखुसरो को मृत्यु से पहले ही उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। लेकिन अमीरों ने क्या किया, जो प्रभावशाली व्यक्ति थे उन लोगों ने क्या किया कि कैकुवाद को राजा बनाता है, लोग जो है कैकुवाद को राजा बनाते हैं, बुगरा खां के पुत्र को, ठीक है। तो कैकुवाद को क्या करता है कि मलिक फिरोज खिलजी नाम का एक व्यक्ति होता है, निम्न तुर्क है, यानी खिलजी तुर्क जिसको बोला जाता है, वो कैकुवाद को यमुना में फेंकवा देता है और इसके 3 महीने का जो पुत्र होता है क्यूमर्स, उसका संरक्षण कर देता है, ठीक है, उसका संरक्षक बन जाता है। और इसके बाद ये 3 महीने के अंदर ही इसको कैकुवाद को जो फेंकवा देता है जमुना में, उसके बाद 3 महीने तक ही क्यूमर्स का संरक्षक रहेगा। इसके बाद जून 1290 ईस्वी में इसकी हत्या कर देगा क्यूमर्स की, और फिरोज खिलजी फिर क्या शासक बनेगा और खिलजी वंश की नींव रखेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। तो चलिए आज का हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अभी आप लोग कोरोना काल में थोड़ा बाहर जाने से बचें और पढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा मन लगाएं, क्योंकि आप जब पढ़ने में टाइम देंगे तो बाहर जाने से बचेंगे ही। तो और इस सीरीज से जुड़े रहें, और भी अलग अलग सब्जेक्ट का, जैसे ज्योग्राफी का भी कुछ सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो आप स्टडी वेब्स क्लासेस से जुड़े रहें और पढ़ाई का अधिक से अधिक लाभ लेते रहें। तो टेंशन नहीं लेना है, आगे पढ़ते रहना है। अभी हम लोग दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश को देख रहे थे, और गुलाम वंश ने हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। और इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु के बाद कौन बना? मृत्यु के बाद आराम शाह एक आता है जो 1210 से 1211 तक रहता है। इसके बाद इल्तुतमिश बनता है। इल्तुतमिश कौन होता है? तो
तो वो इल्तुतमिश इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद होता है। जब इल्तुतमिश की मृत्यु होती है तो इसका एक पुत्र होता है, ठीक है। उसका पुत्र होता है रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज इल्तुतमिश के बाद वो बनता है जो कि बहुत कम समय तक शासक रह पाता है, 8 मंथ तक ही रहता है। इसके बाद रजिया सुल्तान बनती है, जिसको पहली मुस्लिम शासिका भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद जब रजिया की मृत्यु हो जाती है, मुइज़ुद्दीन बहराम बनेगा, 1240 से 1242 तक रहेगा। इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह बनेगा, जो 1242 से 1246 तक रहेगा। और इसके बाद नसरुद्दीन महमूद को शासक बनाया जाएगा, जो 1246 से 1265 ईस्वी तक शासक रहेगा। और ये उलुग खां की उपाधि देगा बलबन को नायाब बनाएगा। नायाब पद की सृजन किसने किया था? तो अलाउद्दीन बहराम मुइज़ुद्दीन बहराम शाह जो है नायाब के पद का सृजन करेगा, और जिस पे बलबन को बैठाएगा नसरुद्दीन महमूद। और इसके बाद बलबन ही खुद शासक बनेगा 1266 ईस्वी से 86 तक, ठीक है। इसके बाद बलबन के बाद इसका जो पौत्र था वो बनता है कैकुआद, और कैकुआद के बाद क्यूमर्स। और क्यूमर्स जो है अंतिम गुलाम वंश का अंतिम शासक या ममलूक वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स होता है। तो चलिए, इस तरह से हमने आज का रिवीजन कर लिया। इसके बाद हम लोग चलते हैं, आज कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है जो पिछले एक चैप्टर से है, जो हम लोगों ने पढ़ा था भारत पे तुर्कों का आक्रमण, उससे है। और कुछ क्वेश्चन इस अभी जो हम लोग गुलाम वंश पढ़े हैं इससे भी है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और लोगों में भी शेयर करें, ताकि और लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, स्टडी वेब्स क्लासेस को। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव का जो बुक है, लुसेंट सामान्य ज्ञान, उसके ऑब्जेक्टिव जो बुक है उसके ऑब्जेक्टिव को हम लोग पूरा कर लेंगे। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम लोग एक ही वीडियो के अंदर करें। नेक्स्ट वीडियो आते जाएगा, उसके हिसाब से हम लोग करते जाएंगे, जिस हिसाब से ज़रूरी होगी, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। तो गजनी का अगर कोई शासक पूछेगा जो सुल्तान की पदवी धारण की थी, तो वो मोहम्मद गजनवी था, ठीक है। अगर भारत का कोई शासक पूछेगा कि कौन था जिसने सुल्तान की पदवी धारण की, तो वो था इल्तुतमिश, ठीक है। अभी हमने पढ़ा गुलाम वंश में। नेक्स्ट चलते हैं, इस क्वेश्चन को इसीलिए यहाँ पे रखा गया है, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गजनी के समय सभी आक्रमणों यानी 1000 ईस्वी से 1025 ईस्वी के बीच सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो ये सोमनाथ मंदिर का आक्रमण है, जो 1025 से 26 ईस्वी के बीच में करता है। और मोहम्मद गजनवी जो था, महमूद गजनवी, वो 17 बार टोटल भारत पर आक्रमण करता है, ये आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो भारत पे उद्देश्य उसका क्या था आक्रमण का? इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर है कि मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना चाहता था। तो मोहम्मद गजनवी का ये मन था कि वो मध्य एशिया में एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित करे, और इसलिए उसको बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता थी, जिसके लिए वह भारत पर आक्रमण किया था। हालांकि ये भारत पे आक्रमण सिर्फ किया था धन दौलत लूटने के लिए ही, इसने यहाँ पे साम्राज्य स्थापित नहीं किया, ठीक है। साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो मोहम्मद गौरी को जाता है, क्योंकि वही वहाँ पे साम्राज्य स्थापित करता है और जाते वक्त अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आने वाले विद्वान अल-बुरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो अल-बुरूनी जो था मोहम्मद गजनवी के साथ में आया था और किताबुल हिंद नामक बुक की रचना की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दरबारी भाषा फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। ये हम लोग लोदी वंश जो दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, तो ये क्वेश्चन आ गया है ऊपर में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। कहता है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से दिल्ली का सुल्तान वह कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या जिसको पोलो बोलते हैं उसको खेलते हुए हो गई थी। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था कि गुलाम वंश का पहला शासक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसकी मृत्यु चौगान जिसको पोलो बोलते हैं उसको खेलते हुए हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तराइन की पहली लड़ाई मोहम्मद गौरी के समय में पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था किसके किसके बीच हुई थी। तो ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजित हुआ था, जीत गया था। लेकिन दूसरा जो तराइन का युद्ध होगा तो वो उसमें कौन जीतेगा, तो उसमें मोहम्मद गौरी जीत जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी होगा जो अपने ससुर का हत्या कर देगा। ठीक है, हम लोग कल के वीडियो में ही देख लेंगे। नेक्स्ट भी जो वीडियो आएगा जो खिलजी वंश पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना साम्राज्य छोड़कर वापस जाता है। हालांकि जाने के क्रम में इसकी मृत्यु 1206 में हो जाती है, सॉरी 1205 में। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोगों ने आज दिल्ली सल्तनत के सबसे प्रथम वंश गुलाम वंश को देखा और दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के विभिन्न राजाओं का या सुल्तानों का क्रम हमने देखा और इसके बारे में जाना। ये सीरीज़ आगे भी चलता रहेगा और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।